नहीं जानी पड़ेगी, हमें गांव उपलब्ध कराएगा। जिस प्रकार का हुनर डॉक्टर साहब के पास है, किसी बच्चे का आज कोई आपके पास आए, आप बुद्धिजीवी हैं या टीचर हैं कि जी मेरे बच्चे ने 10वीं पास की है, इसको क्या दिलाएं आगे, तो आप क्या पता होगा, उसकी सर्टिफिकेट देखोगे, नंबर किसमें ज्यादा आए हैं वो देखोगे, भाई इसके कॉमर्स में अच्छे नंबर है, इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर हैं, भाई इसको इकोनॉमिक्स से एमए करवा दो, इसके भाई मैट्रिक में मैथ में उसमें फिजिक्स में साइंस में ठीक ठाक से लग रहे, साइंस दिला दो। एक बार वीरेंद्र जी को ये भी बताइए, पिछले एक हफ्ते में मेरे ख्याल से आपकी टीम ने अर्निंग भी शुरू कर दी बाहर से। मैं बताना चाहता था, क्योंकि पैसे का मामला ऐसा होता है कि नकली और बनावटी लगता है। उन बच्चों को जो हमने जोड़े, जब हमने ये कहा था कि 1 साल तक भैया कमाओगे कुछ नहीं, समाज सेवा करनी है तो आगे आओ, क्योंकि जब आप पैसे का लालच देते हो ना किसी को, तो ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, वो आपकी टीम को तोड़ देते हैं। तो बच्चे तो 50 थे गांव में जो इस तरह के थे, लेकिन उन 15 ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो गांव में कोई नहीं पूछता, अगर गांव हमें सम्मान देने लग जाएगा। 6 महीने में हमने उनको ट्रेन किया, ना तो उनको बोलने का सलीका था, ना उनको एजुकेशन की। मैंने प्रतिदिन 3 घंटे उनकी क्लास की, डॉक्टर साहब से डेली बात कराता। अब जब उनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों की काउंसलिंग 50 ही बचे, 250 होगी, तो धीरे धीरे और लोग भी आने लगे कि यार हमारे भी करवा दो ना। तो उन बच्चों ने पिछले 1 सप्ताह में 1.25 लाख रुपए कमाए इसी काउंसलिंग। और जो लोग करवा के गए वो कह रहे हैं कि हमें तो ये 1 लाख रुपए में भी नहीं लगे, जबकि डॉक्टर साहब ने ये कहा है उनको कि भाई आपको 1 लाख रुपए नहीं लेने और मैं आपसे 1 पैसा नहीं लूंगा। आप अगर 15-15 हजार रुपए में उन्होंने लोगों के करके दी है और 1.25 लाख रुपए उन्होंने 1 सप्ताह में कमाए। हमने ये कहा था कि 1 सप्ताह आपके लिए फ्री, आप कमा भी सकते हो क्या। यानी उन लोगों पर लोग विश्वास कर रहे हैं जिनको गांव के सबसे बिगड़ कहते थे, और बाहर के लोगों की नहीं की, गांव के लोगों की है। कमाल की बात यह है कि गांव के लोगों की, जो गांव के ये कहते थे पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि में नहीं मानता। ठीक है, आज के जमाने में पैसा जरूरी है, जीवन के लिए पैसा भी चाहिए, पैसे को हम नकार नहीं सकते, लेकिन अगर आपको अच्छा, शांति प्रिय और खुशी पूर्वक जीना है तो आपके पड़ोसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका अड़ोस पड़ोस सारे लोग अच्छा सोचें। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा नौकरी लगता है या कामयाब होता है या उसके घर खुशी आती है तो उस खुशी को सेलिब्रेट कीजिए। अगर आपका पड़ोसी बिगड़ेगा तो आप अछूते नहीं हैं। अगर आपको अपनी कामयाबी चाहिए तो आपको अपने गांव की, अपने शहर की, अपने एरिया की कामयाबी के सपने देखने ही होंगे। इसलिए आप भूल जाइए कि मुझे मेरे बच्चे के लिए क्या करना है। आप अपने बच्चे के लिए कितना अच्छा कर लो, अगर आपके आस सब कुछ अच्छा नहीं है तो आप ये मान लीजिए आपका बच्चा भी सुरक्षित नहीं है। तो खुशी मनाइए उन लोगों के साथ जो औरों को भी खुश देखना चाहते हैं। जब हमें ये पता चल सकता है कि हड्डी टूट गई तो मशीन हमारी फोटो खींच के एक्सरे करके बता देती है यहाँ से टूटी हुई है। जब हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पर नस में ब्लॉकेज है, एक इतना सा कैमरा अंदर जाता है, उसी से पता चल जाता है कि हमारे अंदर ये गड़बड़ी है। तो क्या ये पता नहीं चल सकता कि आपका बच्चा क्या हुनर लेके पैदा हुआ है? सब कुछ पता चल सकता है। और डॉक्टर साहब ने जो प्रैक्टिकल वर्क करके पिछले 18 साल में जो कमाया है, हमारा पूरा गांव उसका फायदा उठा सकता है अगर पूरा गांव एक साथ मन बना करके और इस कार्य को शुरू करे। मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया इस स्कूल के लोगों का, बहन जी सुनीता जी का और आप सब का जिन्होंने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डॉक्टर साहब से माइक देता हूँ। थैंक यू। ये तो आपने एक ऐसे गांव का जिक्र सुना जहां पे इन्होंने किया था। ऐसे बहुत से गांव में मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चले हुए हैं। मैं आपको एक गांव का एग्जांपल बताता हूं। उस गांव की जनसंख्या है 4500 के करीब, और हमने अपनी टीम जो तैयार की, हर गांव हर घर में जाकर के हमने ये पता किया कि भाई गांव के हालात क्या है, हमें चलना कहां से है।
हम जाएंगे कहां से भाई? मान लो आप गांव के इस परले अड्डे पे बैठे हो, परली साइड में बैठे हो बिल्कुल एंड में, और आपको जाना है भिवानी या कहीं या महम जाना है, तो आपको पहले वहां आना पड़ेगा ना, जहां से बस मिलेगी या कोई साधन मिलेगा। वहीं से तो एकदम से मतलब डिपोर्ट हो नहीं जाओगे आप। तो हमें ये देखना जरूरी है कि अभी हम कहां खड़े हैं। तो हमने पूरे गांव पे हम सर्वे करते हैं पहले कि गांव की क्या हालात है। मैं गांव के कुछ हालात, उस दौरान क्या हुआ, जो ये एक्सपेरिमेंट था कि गांव के जो पिक्चर बच्चे थे, आज सारा गांव उनको इज्जत से बोलता है, आज सारा गांव उनको मतलब रिस्पेक्ट दे रहा है। उसका क्या कारण था? वो बिगड़ इसलिए थे क्योंकि वो गुलामी नहीं कर सकते, जहां कहते हो वहीं नहीं बैठ सकते, वो आपके हिसाब से नहीं चल सकते। उनके पास अपना दिमाग है, वो सोचते हैं कि ऐसे नहीं करना, हमने ये वाली लाइफ नहीं जीनी, हमने ये रट्टे नहीं मारने, हमने ये याद नहीं करना। इसीलिए आप उनको थोड़ा सा तिरस्कृत करते हो, तो फिर वो वहां जाते हैं जहां उनका सम्मान होता है। और भी कोई जगह है या तो जहां नशा हो रहा है या जहां ताश खेल रहे हैं, जहां कोई नहीं पूछता कि कितने नंबर है, आजा आजा भाई आजा, कोई हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, ये लोग नहीं पूछते। हम पूछते हैं कितने पैसा कमाता है, किस जगह पे क्या काम करता है। तो जब मैं जैसीपुर गांव में हमने शुरू किया हुआ है, आसनपुर गांव में, वहां हमने जब गए हम तो जो गांव में ताश खेल रहे थे लोग, उनको हमने अपना बात शुरू करी, उनको बताया, हमने शुरुआत करी थी। वो जो वीरेंद्र जी और उनकी टीम गई हुई थी, इसके साथ ही हुआ था ये। मैंने जब इनको बोला कि तुम मेरे गांव के लिए कर दो, मैं तुम्हारे गांव के लिए कर दूंगा, फिर समझ में आया कि सिर्फ 2 गांव का खेल नहीं है, ये तो अपने को सारे गाँव के लिए करना पड़ेगा, हर गाँव के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो मैं जब इनके ये गए वहां पर, तो उनमें से एक बंदा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन वो मतलब ऑन रिकॉर्ड हमारे सामने बोल चुका, और अभी जिसको भी मिलता है उसने बोलता है। उसका रूटीन क्या था? सुबह 7:30 बजे जाना, वहां ताश खेलना, शाम तक ताश बजाने, शाम को पौवा मार के और आराम से पढ़ना। घर में बीवी बीमार है, बच्चों को कोई दिक्कत है, रिश्तेदारी में कोई समस्या, उसको कोई ठेका नहीं, अपन किसी का कोई मतलब नहीं। उसने जब आइडिया सुना तो उसने सोचा कि ऐसे ही कोई सामान बेचने वाला होगा बंदा, तो वो ये देखने के लिए मेरे पास और हमसे बात करने के लिए वो आ गया, और टीम के साथ वो लग गया। हमारी पूरी टीम 10 दिन गांव में सर्वे पे रही। 10 दिन के बाद जब सारा गांव इकट्ठा हुआ, तो चौपाल में वो बंदा मुझे बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में पिछले 10 सालों में पहले लगातार 10 दिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने लगातार 10 दिन ठेके की तरफ मुंह भी नहीं किया, और मैं एक दिन भी ताश खेलने नहीं गया। मेरे को इतना मजा आ रहा था ये काम करके जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरे को मैं तो यही बता रहा था उनको, गांव वालों को, कि अगर आपको अपने काम में मजा आता है तो काम का नशा इतना जबरदस्त होता है, आपको किसी और नशे की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप उस काम को पसंद करते हो, बशर्ते कि आपको उस काम की लत पड़ जाए। और हम लत उसी की पड़ेगी जिसके लिए आप बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अपने को कुदरत ने बनाया है, मजा उसी में आएगा। किसी को बोलने में मजा आता है, किसी को चुपचाप बैठने में, किसी को तोड़ने में आता है, कोई बच्चा आधी छुट्टी में भी अपनी क्लास में बैठा रहता है, किसी को साइंस पढ़ने में आता है, किसी को हिस्ट्री समझने में, किसी को गणित समझने में, किसी को नई नई चीजें बनाने में, किसी को संगीत में, किसी को कला में, किसी को ड्राइंग में, किसी को दूसरी चीजों में, डिजाइनिंग में। हमें क्या नहीं चाहिए? हर चीज बनाने वाला आदमी चाहिए। तो वो नशा देना जरूरी है अपने बच्चों को। तो हमने पूरा सर्वे किया पूरे गांव का। 1300 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए शहर में जाते हैं उस गांव से, 1300 बच्चा। और 1300 बच्चों की जब हमने फीस कैलकुलेशन करी और टोटल कैलकुलेशन किया, तो मैं आपको बताऊं, पूरा गांव 53 लाख रुपया हर महीने प्राइवेट स्कूलों को दे रहा था। 53 लाख रुपया। मैंने गांव वालों से बैठ के बात करी कि तुम पूरे साल में 6 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों को देते हो, और तुमने पिछले 5 साल में 30 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों में पहुंच लिया। जब 30 करोड़ रुपया सरकारी स्कूल में लगा लेते ना, तो चाहे अमेरिका का मास्टर बुला लेते, चाहे कितनी बड़ी लैब बना लेते, जितनी बड़ी चीज चाहिए वो बना लेते, यहाँ हॉस्टल भी बना लेते टीचर्स का इतने रुपया में। तो और आने वाले
आज अपने पास एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर पूरा गांव इकट्ठा होकर काम करने को तैयार है, अगर पूरा गांव काम करने को तैयार है, तो एक भी बच्चे को 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं अपनी तरफ से देने को तैयार है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर एक को और नहीं तो भाई जिसको पता लग जाएगा ठगते रही हो और अपना पैसे पूछते रही हो और हासिल कुछ नहीं होना। एक तो जो बच्चा जिस काम के लिए बना उसकी ट्रेनिंग उसको यही मिल जाए गांव के आसपास के एरिया में, क्या है ऐसे आपके पास उससे रिलेटेड ट्रेनिंग भी मिल गई। और जब वो यहाँ से पास होएगा तो सारे लोगों को पता है कि 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये टैलेंट है। इन 40 बच्चों को कहाँ कहाँ सेट करना पहले ही पता। ये दोनों से क्यों जी? बड़े ब्रांड हैं। मिस्त्री को अगर ये पता हो कि पूरी दीवार में इतनी जगह खाली है, उतनी ईंट काट के डालता है ना, वो ये भी जाता पूरी की पूरी ईंट को फंसाने की कोशिश थोड़ी करता है। मैं भी जाता हूँ। जहां जिस चीज की जगह है, जो जिस चीज के लिए बना है, समाज में उसकी जगह नहीं बनी तो बना लेंगे। अब एक मेरे को गांव में बोलता है, जब उस टाइम पर शुरू में बोला था, अब तो खैर लोग समझने लगे, तो वो मुझे बोलता है डॉक्टर साहब आप न्यू तो कहो हो कि भाई म्यूजिक सिखावांगे अपने बालका ने, म्यूजिक में क्यों कर रोजगार होगा जी, क्यों भाई लता मंगेशकर ने क्यों भूल गए था, तो जी वह तो बहुत बड़ी सिंगर किसने बनाई भाई। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। मान लीजिए आपके पूरे गांव में 150 बच्चे ऐसे हैं जो म्यूजिक के लिए बने हैं, चूल्हों में क्या पढ़ाना, मान लो 150, 200, 500, उनके लिए कोई ना कोई दुकानदार भी चाहिए, सामान रखने वाला। गांव में दुकान खुल गई, उनको बनाने वाली फैक्ट्री भी चाहिए, उनको रिपेयर करने वाला आदमी भी चाहिए, उनको सिखाने वाला टीचर भी चाहिए, उनको फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए फोटोग्राफर, कैमरामैन, ऑडियो वाला, स्टूडियो, पता नहीं क्या क्या चाहिए, हर चीज चाहिए। तो आप यहाँ नहीं बढ़ा लेंगे। आपके गांव में मार्केट है तो हमको क्यों किसी शहर के पीछे जाना पड़े, हमें क्यों कहीं पे पैसे पूछने पड़े। मेरे को आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना। गांव के जो लोग गांव के लिए करना चाहते हैं, मैं नहीं करूंगा किसी के लिए कुछ भी। मैं आपके पास मैं टेक्नोलॉजी दे सकता हूं, मैं हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, मैं अपने जैसे लोग तैयार कर सकता हूं। आप मुझे बच्चे दे दो, मैं उनको अपने जैसी ट्रेनिंग दे दूंगा। जो फाइनल ट्रेनिंग तक पहुंच जाएगा उनको मिलके उनसे लग के सारे गांव को बदलने के लिए आप तैयार है। आप क्या हो, आप देखो। मैं बहुत ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। हमारे पास, क्योंकि मेरे पास जो चीज और टेक्नोलॉजी है वो इतनी बड़ी है और वो इतनी रेयर है, आपने पहले नहीं सुना होगा। तो जिन्होंने नहीं सुना होगा वो इसीलिए उनको हो सकता है कि ऐसा लगे कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप थोड़े टाइम के बाद आपको सब पता चल जाएगा। जहां जहां जो गांव शुरू कर रहे हैं वहां वहां अगले 2 या 3 सालों में हम हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिर आप शुरू करोगे, क्योंकि आखिर में आपको वही जाना पड़ेगा। आप छोड़ ही नहीं सकते किसी बच्चे को। या तो मार काट मचाओ, आधे रह जाएंगे, आधे कट जाएंगे, आधे मर जाएंगे, उनकी जमीनों पे हथियार लो, या फिर प्यार से रहना है तो सबके लिए सोचना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। हमने ये देखा, क्योंकि गांव को पता ही नहीं है। जब हमने सर्वे किया तो आपको बताओ ना क्या क्या इतनी खतरनाक चीजें हैं गांव के अंदर। क्या खतरनाक है, एक भाई अपने खेत में से गोभी लेके शहर जाता है, 3 रुपए किलो बेच के आता है, उसी का सगा भाई शाम को 15 रुपए किलो खरीद के ला रहा है। अच्छा बेवकूफ है यार। तो किलेगा जमींदार ट्रैक्टर लेके बैठा है, ना किस पार्ट उसका काम हो रहा, ना कहीं गिरा उसको, सिर्फ ही सब में ट्रैक्टर नहीं दिया था। किला गिरवी तक है, टाइम पाने लग जाए वो तो आने लग जाते। तो वो जो गिरवी बैठा है उसका क्या करना है। वो जो खेती का किसान है, जो किसान है, फसल उगाए जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि गांव में कितनी दाल की जरूरत है, कितनी सब्जियों की जरूरत है, साल में कितना अनाज चाहिए डंगरों का, कितना अनाज मांस होगा, कितना ऑर्गेनिक उगा सके, कहाँ कहाँ बेच सके। दूध क्यों बेचा, दूध के बड़े प्रोडक्ट बेच देंगे। अब क्यों बेचा, आटा पैक कर करके बेच देंगे। जिसकी माँ ने पनीरी बढ़िया बनानी है पैक करके बेच देंगे। जिस बालक ने घूमने का शौक, वो मोटरसाइकिल लेकर जा बेचा, वही शहर में जा गए। क्या नहीं बिकता आज के टाइम में। एक बालक में जो चीज पसंद है आप वो सारा काम कर सकते हैं। एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी बालक ऐसा नहीं होगा जो दुखी हो रहा हो किसी तरह। हम उसके दुखी होने का कारण ढूंढेंगे, उसका निवारण इकट्ठे होकर कर लेंगे। या तो आप अपने बालक में लेकर शहर जाओगे,
पर मैं बताऊंगा आपको। मोटरसाइकिल का छोड़ पाना पड़ेगा, कार में छोड़ पाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और जैसे ऐसे 100 बालक इकट्ठे हो जाए तो अब गांव में ही नहीं मिलाना नहीं उसमें जिसके पास सीखने के लिए भेज रहे हो। इतना कर सकते हैं। और 100 बालक, अगर 100 बच्चे हैं तो 50 माँ बाप, तो माँ बाप की रोज ड्यूटी लगाओगे अगर तो 25 दिन में नंबर आओ। महीने में 1 दिन की ड्यूटी तो अपने बच्चे खातिर नहीं सका। और जब सप्ताह काम इकट्ठा हो जाएगा तो आपकी नंबर 6 महीने में आओगे एक ड्यूटी देने का। मतलब पूरा प्रोजेक्ट, पूरा ब्लूप्रिंट मेरे पास तैयार है। आपको सिर्फ एक स्टेप उठाना है, अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप में से कौन कौन तैयार है इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? कौन कौन चाहता है कि ऐसा होना चाहिए? और तैयार कौन है अपने घर से निकलने को? इतने लोग निकल गए तो आप सब तक आपने बदल डाले, कोई टेंशन नहीं है। 15 घरों चाहिए बस मेरे को, ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हर गांव से 100-200 आदमी तैयार शुरू होते हैं, फिर उनका 4-5 दिन में जोश ठंडा हो जाता है। किसी की काटड़ी बीमार, किसी के खेत खराब है, फिर वो अपना घर आने ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम निकलेंगे, आज 4 शुरू करेंगे, 4 से 40 भी हो जाएंगे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी कहीं पहुंचने के लिए नहीं होती। जिंदगी एक रिले रेस की तरह है, जब तक दौड़ा जाएगा दौड़ूंगा और फिर अगली पीढ़ी को वो बैटरी देके चला जाऊंगा। जय हिंद। बोलेंगे बाद में। एक्चुअली बहुत कम शख्सियत ऐसी होती है समाज के अंदर जो इस लेवल पे सोचती है कि सबके लिए हो, या फिर जो हमें समझती है या जिनको हम समझ के बड़ा अच्छा। आपको भी देखा हो समाज में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमें समझ पाते हैं और जिनके पास हम रहना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने कॉलेज से शुरू करके, फिर डॉक्टरी करके, डॉक्टरी का पेशा करके, फिर पत्रकारिता करके और फिर से डॉक्टरी करके, मैं चाहता हूं कि अपने अनुभव शेयर करें। डॉक्टर सतीश त्यागी को आमंत्रित करना चाहूंगा मैं स्टेज पर कि वो ये बताएं कि जिंदगी किसका नाम है और उनके अनुभव क्या कहते हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी। नमस्कार, बहुत ठंडा दिन है। मैं तो इनको सुनने आया था, मुझे नहीं पता जो बोलने का चांस मुझे मिलेगा। मैं पूछ रहा था मुझे बोलना पड़ेगा क्या? बोले हाँ। तो अच्छा लगता है इतने सारे लोग हों तो बात करने। जहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव बता देता हूँ। मेरे पिताजी को ये जिद थी या उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, और वो उन्होंने पूरी की, मैं डॉक्टर बन गया। मेरा मन कभी भी उस काम में नहीं लगा। लोग कहते थे कि बड़ा नॉवल प्रोफेशन है, डॉक्टर तो दूसरा भगवान होता है और बड़ा आराम का पेशा है। आपने 8-10 घंटे प्रैक्टिस की है, जेबों नोट भरा और आगे था भी ऐसा ही। 15 साल में डॉक्टरी करता है, मरीज देखता है। मुझे ये लगा, अचानक मुझे ये लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो काम मैं कर रहा हूँ और लोग भी कर सकते हैं और बहुत डॉक्टर निकलते हैं। और अचानक मैं एक दिन 38 साल की उम्र में एमडी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया जर्नलिज्म में। ये वो शौक था, मेरा इंटरेस्ट था लिटरेचर में, और मेरा मन और मेरी समझ जो थोड़ी बाद में विकसित हुई वो कहती थी, मेरा मन ये था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। 42 साल से आपके प्रदेश में रह रहा हूँ, हरियाणा। तो मैं सोचता था मैं इलाहाबाद जाऊँगा। इलाहाबाद को ऑक्सफोर्ड बोलते हैं ईस्ट का दुनिया में, और वहाँ साहित्य पढ़ाया जाता है। तो मेरी इच्छा वो थी, लेकिन मैं अपने पिताजी को कभी गाइडेंस नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे +2 के बाद जबरदस्ती मुझे साइंस दिलाई, बायोलॉजी दिलाई, और हिंदी को छोड़ के हर चीज़ का ट्यूशन मुझे पढ़ाया। एक किसान अपने बेटे को इस तरह की शिक्षा दे रहा है, उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 70 के दशक की, कि वो कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा किया होगा, उन्होंने कमाया होगा और मुझ पे लगाया। बाद में मुझे अफसोस भी होता है कि उस पैसे का जो उन्होंने डॉक्टर बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था, मैं इसमें जर्नलिज्म में आ गया। लेकिन एक कंट्रास्ट था बीच में कि मैं कुछ और बनना चाहता था, उनकी इच्छा कुछ और थी। वो मेरे खिलाफ नहीं थे। कोई भी माँ बाप इस दुनिया में अपने बच्चों के खिलाफ नहीं होता, उससे बेहतर उसके बच्चों के लिए कोई सोच नहीं सकता। लेकिन
मैं किसी और चीज़ के लिए बना था। और जब मैं 38 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी गया और वहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट होता था जिसको पास करना होगा एडमिशन के लिए, उसमें 200 लड़कों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने अप्लाई किया था। और आपको ताज्जुब होगा, जब मैं रिजल्ट देखने गया वहाँ एमपी यूनिवर्सिटी में बलारा साहब, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बोर्ड पे मैंने नीचे से देखना शुरू किया कि मेरा नंबर आ गया है कि नहीं कहीं, और मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही थी बच्चों के बीच में कि मैं पढ़ने आया हूँ, मैं एडमिशन लूंगा। बड़ी अजीब से स्थिति थी। और आपको ताज्जुब होगा कि मैंने वो टॉप किया था एग्जाम, और तब मुझे खुशी से ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि एक ऐसा आदमी जो रात में मरीजों में घिरा रहता है सुबह से शाम तक, वो टॉप कर रहा है। तो ये आज के बच्चे असल में पढ़ क्या रहे हैं, इनकी समझ का स्तर क्या है। खैर, मैं कॉलेज जाता था, क्लिनिक को कई बार बंद करके जाता था, कई बार कंपाउंडर के हवाले करके जाता था। और मैं यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया, यूनिवर्सिटी टॉप की, गोल्ड मेडल लिया, क्योंकि मैं उस चीज के लिए बना था। और जो मेरे पिताजी चाह रहे थे, आपको ताज्जुब होगा, मेरे कभी 50% मार्क्स नहीं आए साइंस बायोलॉजी और गणित। अगर या हमें तो तब नहीं जाते, शायद मेरा गणित ठीक हो जाता। और गणित ठीक नहीं है तो फिजिक्स ठीक नहीं है, और केमिस्ट्री में कुछ समय तक इतना मैथमेटिक्स आ गया था कि वो भी नहीं हो पाता था। खैर, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि पिताजी की इच्छा भी पूरी हो गई, और उसके बाद मेरा क्लिनिक बंद हो गया। बहुत लोगों ने कहा कि एक चलता चलाया अपना डॉक्टरी का पेशा छोड़ के कि क्या हरकत कर रहे हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप जीवन में हरकत नहीं कर रहे तो आप कुछ करोगे भी नहीं। मुझे सेटल्ड जिंदगी कभी पसंद नहीं आई। एक ये आवारगी की सोच है सबके लिए, मैं नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ दो, सेटल होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सेटल तो जिंदगी को सिर्फ मौत करती है, उसके अलावा तो सेटल नहीं करेगा। तो जब तक आप हो, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करो। पता नहीं पुराना जीवन, पहला जीवन कोई था या नहीं, अगला होगा कि नहीं होगा, मैं इस बहस में कभी नहीं पड़ता। और हो भी, मान लिया कि मेरा कोई पिछला, मेरा ये दूसरा जन्म है, तो मुझे तो नहीं पता ना पिछले क्या था। इंसान चाहता है ऐसा जन्म कि इस याददाश्त को वो अगले जीवन में जी ले, और कोई उसकी इच्छा नहीं है। मेमोरी के साथ ट्रेवल करना चाहता है, जो संभव नहीं है किसी भी हालत में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला जन्म था या अगला जन्म होगा। इस जन्म में आपको कुदरत ने, नेचर ने जो चीजें दी है, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करो। और अगर कोई बता दे, जैसा डॉक्टर बलहारा की टेक्नोलॉजी से पता चल रहा है, मेरा भी किया, इन्होंने रोहतक में आए थे, मेरा भी करके देख लो। हालांकि अब कोई बच्चा भी नहीं, 60 साल से ऊपर की उम्र होगी, अब क्या दिखाना है। तो उस रिपोर्ट में यह आया कि मेरे अंदर यही काबिलियत थी, यही हुनर था कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ, लेखन के अंदर मेरे अंदर वो क्षमता है। लेकिन वो चीज मेरे पिताजी को नहीं पता थी। हाँ, अब मुझे समझ में आई है, तो हम औरों को भी प्रेरित करते हैं और अपने बच्चों को उसी हिसाब से प्रेरणा देते हैं। और जर्नलिज्म में मैं भास्कर का ब्यूरो चीफ रहा, अमर उजाला में रहा के अखबारों में काम किया, मैं रेडियो से भी जुड़ा, मैं टेलीविजन से भी जुड़ा। और इस सबको करते हुए अचानक मुझे ध्यान आया कि जो मैं कर रहा हूँ, इसको समअप कैसे करूँ। जिंदगी आखिरी चरण में है, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों को याद रहे, आने वाली पीढ़ी को याद रहे। तो अभी 25 दिसंबर को मेरी किताब का विमोचन हुआ। 550 पेज की किताब मैंने लिखी, वो आपके प्रदेश की, हरियाणा की राजनीति पे किताब है। और जब मैं उस किताब को देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और काश मेरे पिताजी होते, वो देख पाते। आखिर में खैर उन्होंने महसूस कर लिया था कि मैंने जो अपने बच्चे के साथ किया, उसके पीछे दृष्टिकोण भलाई का था। लेकिन अगर मैं इसको उस समय इसकी चाहत के अनुसार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज देता पढ़ने, तो शायद ये और भी बहुत बड़ा काम कर सकता था। लेकिन कई बार जीवन में आपको कहीं ना कहीं तो संतोष करना ही पड़ता है। माँ बाप अपनी मर्जी से वो सारा ठीक करते हैं, लेकिन आज एक समझ है, टेक्नोलॉजी का इतना प्रचार प्रसार है, तो हम अपने बच्चों को उनकी मर्जी के अनुसार, जो कुदरत ने नेचर ने उनको टैलेंट दिया है, उसके अनुसार डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छे समाज की संरचना कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जरूरी हैं। आप सब, बहुत लोग मेरी उम्र के हैं, पेरेंट्स होते होते ये स्थिति आ जाती है। मैंने ये सीखा, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने दोनों को फोर्स नहीं किया कि आप क्या बनना चाहते हो। दोनों इंजीनियर हैं, एक अमेरिका में इंजीनियर है। जिंदगी में इतनी रेस मत लगाइए कि वो ऑपरेशन हो जाओ।
बहुत लोग रात दिन गूगल पे लगे रहते हैं, गूगल गुरु पे। गूगल का जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आपके हिंदुस्तान के हैं। सुंदर पिचई उनका नाम है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। और उस व्यक्ति की एक दिन की सैलरी आप सोच के देखिए, एक दिन में वो कितना कमाते हैं, कोई आइडिया है? 4 करोड़ रुपया रोज कमाता है सुंदर पिचई। 1285 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब जो उनको सैलरी मिलती है। हमारे यहाँ जो अखबारों में खबरें पढ़ते हैं ना कि 1 करोड़ का पैकेज में बच्चा चला गया, तो हमारे सामने जाग उठते हैं, तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। जो आदमी 4 करोड़ कमा रहा है, और कहाँ? उस सुपर पावर में, आपके परिवारों से निकला हुआ बच्चा। तो पहुंचने की और क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए एक पैशन चाहिए, जुनून चाहिए। बच्चा तो करेगा, लेकिन वो माहौल आपने देना है। बच्चे को आप आज की पूंजीवादी व्यवस्था में अगर ये भी मान के चले जो एक प्रोडक्ट है, उसकी हमने ब्रांडिंग करनी है, उसका मैनेजमेंट करना है और उसको समाज के लिए यूजफुल बनाना है, तो सारे संसार की, पूरे समाज की सोच ही बदल जाएगी। तो मेरा तो आपसे केवल यही निवेदन है कि हम सब अपने बच्चों को बेइंतहा बेतहाशा प्यार करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम उनको एक अच्छा नागरिक बनाएं, उनके अंदर जो हुनर है उसको विकसित करें। और अब अगर तकनीक हमारे पास है तो उसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। हमारी आपकी पूरी पीढ़ी उस चीजों के अभाव से गुजरी है, पली बड़ी हो, कोई बुरे लोग नहीं थे, बहुत अच्छा माहौल था। जब भी समाज बदलता है, बदलाव आ रहा है, पिछले 25-30 वर्षों में जितनी तेजी से बदल गया समाज, उसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। या तो कभी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था 15वीं शताब्दी में, तब दुनिया तेजी से बदली थी, या अब जो ये चेंज आ रहा है, इस चेंज को हम आत्मसात नहीं कर पा रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोगों से बहुत ज्यादा उनका समझ का स्तर है। बेशक जिंदगी का अनुभव उन्हें इतना ना हो, लेकिन उनकी मेधा ज्यादा है, उनकी विवेक की शक्ति ज्यादा है। उसका पूरा इस्तेमाल समाज और देश के हित में हो, ये हमने सुनिश्चित करना होगा। यही मेरा आपसे कहना था। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। आपको करना क्या है? सुनीता जी आपके बीच हैं, गांव के सरपंच साहब आपके बीच हैं। आप इन दोनों से संपर्क करके अपना नाम लिखवा देंगे कि गांव के लिए वॉलंटियर कौन कौन करना चाहता है। जब नाम लिखवा देंगे उसके बाद वो आपको बता देंगे कि क्या करना है, कब हमने मीटिंग करनी है उन वॉलंटियर्स के साथ, और फिर हम अगला स्टेप क्या करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ भाषण पे बात खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि आज ये शुरुआत हो और खात्मा तो इसका कभी होना ही नहीं है, बस चल पड़े और चल पड़े। थैंक यू वेरी मच।